हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। गाइस आज हमारा एसएसटी का जो पेपर होता है होने वाला है। कम ही टाइम बचा हुआ है। कम टाइम में बच्चे थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं। हेजिटेशन को लेकर उनको ये तक भी पता नहीं होता, चाहे वो पढ़े भी उन्हें समझ में भी आना बंद हो जाता है। इस टाइम पे बोलते हैं कि मैम हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। बस तो इसीलिए मैंने छोटा सा लेक्चर रखा है गाइस, और मैं इनमें अपने इन लेक्चरों में टॉपिक्स को कवर करती हूँ। फास्ट रिवीजन की तरह टॉपिक को कवर किया है। तो गाइस जाने से पहले ज़रूर आप इनको देख करके जाना है, क्योंकि आपको जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो अंदाज़ा भी लगा के फील्ड लिख दोगे ना, तो बोर्ड में आपके नंबर काटने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा एसएसटी में फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है आपका अर्थशास्त्र, उसमें जो टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में कैसा वाला मटेरियल, कैसी वाली सर्विस आती है। प्लीज़ बने रहिए हमारे इस लेक्चर में, इस चैनल पे। एनिमेशन और स्लाइड के माध्यम से आपको इसमें चीज़ें क्लियर होंगी गाइज। जैसा कि आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे, यानी अलग अलग तरीके के जो आदमी होते हैं गाइस, वो अपना डिफरेंट अलग अलग कार्य करते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ अन्य सेवाओं का सर्जन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सर्विसेज दी जाती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय होती रहती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी ये गतिविधि कुछ ना कुछ इनमें से होती है। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें हम विभिन्न समूहों में, यानी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में बांट लेते हैं। इन समूहों को क्षेत्रक कहा जाता है। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर फिर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत कर दिया जाता है। और इन समूहों को क्षेत्रक भी कहा जाता है। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर फिर इनको अलग अलग तरीकों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वो वाला काम कर रहा है बेचारा, जो ईंटें बनाते हैं ना गाइस, वो वाला काम कर रहा है। अच्छा, ये कुछ सेल कर रहा है, यहाँ को आपको दिख रहा है ना, ये कुछ सेल करने वाली चीज़ें है। और फिर इसमें आपको दिखा ऊपर वाले में ये न्यूज़ वगैरह से संबंधित कुछ मतलब बेचने वाली चीज़ें हैं, है ना। फिर जैसे ही आप जाओगे गाइस, ये कपड़े वाली शॉप है। इसमें कुछ मतलब क्लोथ से रिलेटेड काम हो रहा है, यहाँ पर क्रॉप से रिलेटेड काम हो रहा है, सब्जी वगैरह से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के कार्य कर रहे हैं। ठीक है गाइज, ये जितने भी सारे काम जो हमने ऊपर स्लाइड में देखे हैं गाइज, यहाँ पर ये अलग अलग काम करते हैं। और भी बहुत सारे काम है जो हर बंदा मतलब हर तरीके का काम करता है ना। तो इतने सारे काम जितने भी हमारे देश में, ये दुनिया के देशों में काम होते हैं, फिलहाल तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं, उनको हमारे देश में 3 कैटेगरी में बांट लिया गया है। ठीक है, उनमें प्राथमिक क्षेत्रक यानी पहली कैटेगरी, फिर द्वितीय क्षेत्रक यानी दूसरी वाली कैटेगरी, और तृतीय क्षेत्रक यानी तीसरी वाली कैटेगरी आती है। ठीक है गाइज, तो आप इसमें देखोगे कि प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राथमिक कैटेगरी में क्या चीज़ आती है। तो प्राथमिक कैटेगरी में गाइज आपका कृषि आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर करना आता है। उसमें एग्रीकल्चर आप किसकी करते हो, सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑनियन, प्याज, है ना। फिर दूसरे में आप देख रहे हो यहाँ पर फूल जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पर फसल दिख रही है आपको, यहाँ पर कैटल दिख रहे हैं आपको, पशु वगैरह। यहाँ पर आपको कोयला दिख रहा है, ये वाला। और फिर जैसे ही आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्री दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको क्या समझ आया गाइज। तो कृषि में आप देखो प्याज सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं। कृषि में आप फूल से संबंधित भी कृषि कर सकते हैं, अनाज वगैरह से संबंधित भी कृषि हो सकती है। कैटल वाला जो काम होता है, पशुओं का कैसा भी काम हो, वो भी आपका कृषि के अंतर्गत आता है। कोयला जो है यानी खनन उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, खनन खदान से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, कोयला है, पेट्रोल है, गैस होता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं गाइस, जैसा कि मेटल्स वगैरह निकलती है आपकी, गोल्ड, ये सारी चीज़ें भी आपकी खेती के अंतर्गत ही आती है। ठीक है गाइस, और नीचे आप देखोगे ये ट्री है, तो मतलब पेड़, पेड़ से भी संबंधित कोई भी अगर काम है तो वो भी आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता ही आएगा। तो आपको इसमें समझना ये है कि देखो एग्रीकल्चर के अंतर्गत कितनी सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कितने सारे कार्य आ रहे हैं ना। तो ये आपकी प्राथमिक एक्टिविटीज़ बन जाती है सारी की सारी गाइज। जितनी भी आपकी कृषि के अंतर्गत आएगी, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगी, वो आपकी प्राथमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगा।
प्राथमिक क्षेत्रक कहलाएगा। फिर आता है हमारा आपका द्वितीय क्षेत्रक। ये आपका द्वितीय क्षेत्रक जो है गाइस, आप इसे औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, या द्वितीय क्षेत्र को आप किस नाम से और जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र को आप औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी चीजें आती है गाइस, यहाँ पर आप देखोगे गाइस कि ये एक तश्तरी टाइप की चीज है और इसमें बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। नीचे देखोगे आप कपड़ा है, उससे नीचे आप देखोगे ये कुछ आपका आटा टाइप की चीज है। फिर उससे नीचे आओगे आप, ये आपका शूज नजर आता है। उससे नीचे आपको गाड़ी नजर आती है। उससे नीचे आपको चेयर नजर आता है। प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ें उठा करके उनको प्रोसेस के जरिए फिर द्वितीय क्षेत्र में लाया गया है, उनका औद्योगिकरण करके। या वो प्रोसेस चाहे मशीनीकरण के द्वारा हो या फिर वो आपके हाथ के माध्यम से हो, तो आपका वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है गाइस। तो शायद हो सकता है इसमें ये खाना हो, है ना। तो खाना, फूड जो तैयार हुआ वो प्रोसेस के माध्यम से हुआ ना। हमें डायरेक्ट एग्रीकल्चर से तो फूड उठा के नहीं खा लिया ना, वो पहले आटा प्रोसेस होके तब आया हमारे पास। एग्रीकल्चर से सब्जियां आई, फिर वो हमने लेके काटी पीटी, प्रोसेस के माध्यम से उसको तैयार करके तब सब्जी बनाई ना गाइज। तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से ना लेकर प्रोसेस के माध्यम से जो काम बनाया गया है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, वो सारी एक्टिविटीज़। ऐसे ही कपड़ा है, एग्रीकल्चर में तो देखो कॉटन उगाता है ना किसान तो खेती में, लेकिन कपड़ा वो प्रोसेस के माध्यम से तैयार होता है, चाहे वो हाथ से हो या वो मशीनीकरण के माध्यम से हो। तो ये आपका कपड़ा जो आता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा। ऐसे ही आटा, ये पीसा गया ना इस मोटा अनाज, तब आटा बना तो प्रोसेस हुई। ऐसे ये शूज़ है, तो चमड़ा जिससे शूज़ तैयार हो रहा है आपका, या फिर आपकी इरेज़र वगैरह जो भी है, मतलब जिसे रबर भी बोलते हैं, वो भी क्रॉप के माध्यम से ही तैयार की जाता है। ज़्यादा फेमस माना जाता है रबर के उत्पादन के लिए। तो इनमें जितनी भी सारी चीज़ें लगेगी शूज़ में गाइस, वो तो एग्रीकल्चर से आएगी, बट शूज़ जब प्रोसेस होकर ये तैयार होगा, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। गाड़ी में जो चीज़ है, लोहा है, इसमें प्लास्टिक है वगैरह, जो भी चीज़ें और भी लगेंगी, तो वो सारी चीज़ें तो आपकी एग्रीकल्चर से आएगी। बस गाड़ी प्रोसेस के माध्यम से तैयार होगी ना, फिर ये किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में इसके पुर्जे वगैरह तैयार होके तब जाके ये फिर कम्प्लीटली तैयार होगी। तो ये इसलिए आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। ऐसे ही चेयर है, वुड तो गाइस आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, यानी लकड़ी। वो तो आपका, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि ट्री जो है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ रहे थे, तो उस ट्री से आपकी लकड़ी से फिर चेयर तैयार हुई ना। तो ये चेयर जब तैयार हुई लकड़ी से, तो वुड तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, बट चेयर की जो प्रोसेस होके चेयर बनी है, वुड की प्रोसेस होके जो चेयर बनी है, वो आपकी गाइस द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है गाइस आपको बिल्कुल भी 1% भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है एंड द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। ये है आपका तीसरा क्षेत्र, जिसे बोला जाता है गाइस तृतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी गाइस, वो हम देख लेते हैं। जैसा कि ये है आपका लोड हो रहा है कुछ, आप इसमें लेकर के जा रहा है, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात ट्रैफिक की है कि ट्रैफिक जो आता है वो आपका वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि शायद ये कुछ डाक टाइप का है, तो ये डाक टाइप का जो भी है या फिर ऑफिस टाइप का है, ये भी आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि चीज़ों को तोल रहा है, मतलब कोई शॉप वगैरह चला रहा है, तो ये सर्विस दे रहा है लोगों पब्लिक में, तो ये भी आपका गाइज तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ऐसे ही फिर ये कंप्यूटर है यहाँ पर कुछ, और ये भी चूँकि पब्लिक को सर्विस देता है, बहुत सारी सर्विसेज, अब तो इतनी सारी सर्विसेज जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होने लगी है, तो इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे पीपल इनकी सर्विस से जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी आपका गैस तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। यानी अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाने वाला जो सिस्टम है वो आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये सिस्टम जो होगा तृतीय क्षेत्र, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में भी मदद करेगा और प्राथमिक क्षेत्र में भी मदद करेगा। अब प्राथमिक क्षेत्र में मदद कैसे करेगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये शॉपर है, ये कुछ दे रहा है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी मतलब चीज़ें आ रही थी उनसे प्रोसेस हो गई, तो इसके पास आई है, उनको सेल कर रहा है। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ें आकर के प्रोसेस भी हो गई फैक्ट्री या किसी कंपनी वगैरह में या हाथ के माध्यम से, और फिर उनको सेल ना किया गया, तो क्या बनेगा उनका गाइज। तो इसीलिए ये सर्विस है इसकी बेचारे की,
तो इसलिए सर्विस वाला जो काम है वो आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है गाइस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कि ये वाला हमने एक डायग्राम लिया है यहाँ पर गाइस, ये वाला इधर वाला, आप इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे, इसमें इसने यहाँ पर बोला है कि प्राथमिक क्षेत्र, यानी इतने वाला जो पोर्शन है ना ये आपका ये कलरफुल, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र दर्शाया गया है इसमें। फिर ये वाला ये कलरफुल है, इसमें आपका द्वितीय क्षेत्र दर्शाया गया है, और ऐसे वाले में आपका तृतीय क्षेत्र दर्शाया गया है। 1973 से 1974 वाले साल की है। बट ये एक्टिविटीज़ जो इधर वाले ग्राफ में दर्शाई गई है वो 2013 और 14 की एक्टिविटीज़ है। गाइस ये चीज़ें दिखाई गई है कि 1973-74 में मतलब कौन से क्षेत्र का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन था, कितना ज़्यादा उनका योगदान था, है ना। तो इसमें आप देखोगे गाइस कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका आ रहा है 1973-74 में, आपका प्राथमिक क्षेत्र का, है ना। इसका ग्राफ ज़्यादा मोटा सा है। फिर आपका तृतीय क्षेत्र का आ रहा है यानी सर्विस का, और द्वितीय क्षेत्र का जो है ग्राफ में बहुत कम एक्टिविटीज़ मानी जा रही है। देखो ये जो कलर है हमारा ये बिल्कुल ही थोड़ा सा एरिया दिखा रहे हैं। आपका 2013 वाला, इसमें आप देखोगे कि प्राथमिक क्षेत्र जो था हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में ये वाले कलर दिखा रहा था ना हमारा, ये आपका द्वितीय क्षेत्र है औद्योगिक वाला, और ये आपका तृतीय क्षेत्र है। तो अब आप देखोगे तृतीय क्षेत्र देखो कितना ज़्यादा दिखा रहा है, शो कर रहा है आपका कि कितनी ज़्यादा सर्विसेज एक्टिविटीज़ जो है हमारे भारत में जो योगदान दे रही है सबसे ज़्यादा वो सर्विसेज एक्टिविटीज़ मानी जा रही है। और फिर उससे कम लेवल पर आपका औद्योगिकरण हो गया, और कृषि बहुत कम लेवल का काम रह गया है, वहाँ पर लोग बहुत कम रह गए हैं, बचत नहीं हो पाती ऐसा अगर कह ले तो। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी अभी मैंने जो ऊपर डायग्राम में बताया आपको कि तृतीय क्षेत्र जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है हमारा। देखो सबसे ज़्यादा सर्विस वाला सेक्टर ही हमारी तरक्की कर रहा है, इसी में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, इंगेज हैं, और यहीं से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, ये सर्विस वाला ही सिस्टम ज़्यादा फैल रहा है अब। तो ये बोला गया है कि ये कैसे बढ़ा मतलब, और कैसे ये इतनी तरक्की कर रहा है। गाइस आप इसे पढ़ लेना ठीक है अच्छे से स्लाइड को, और पढ़ने के बाद आप इसे समझ जाओगे कि मतलब कैसे तृतीय क्षेत्र हमारा इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कितनी मानी गई है, यानी कौन से क्षेत्र से कितना ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। ये प्राथमिक क्षेत्र को डिनोट कर रहा है ना ये वाला कलर आपका, ठीक है, और ये द्वितीय क्षेत्र को और ये तृतीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। तो गाइस इसमें समझने वाली बात यह है कि 1977 और 78 में सबसे ज़्यादा रोजगार जनता को हमारे देश की कृषि से मिल रहे थे, उसके बाद फिर आपके सर्विस से मिल रहे थे, और औद्योगिक में बहुत कम रोजगार मिल रहा था हमारी पॉपुलेशन को। बट अब 2017 और 18 इसको भी देखो कितने साल गुजर गए, लेकिन मतलब तब तक भी हमारे लोगों को जो ज़्यादा रोजगार मिल रहा था वो गाइस आपका कृषि से ही मिल रहा था, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हमारा सर्विस से मिल रहा था ये, और फिर मतलब औद्योगिकरण से फिर भी हमें कम ही रोजगार मिल रहा था। क्षेत्र में ही क्यों इतना रोजगार बढ़ रहा है, इनमें क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उनमें इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था भारत, न सर्विस में न औद्योगिकरण में, जिसके माध्यम से वहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा रोजगार नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे गाइस ये चीज़ पढ़ना, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी तो मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से समझाया था, मतलब पिक्चर के माध्यम से, लेकिन अब यहाँ पर तथ्यात्मक चीज़ें हैं, ये तथ्यात्मक पॉइंट्स पढ़िए आप और अपने चैप्टर में क्लैरिटी लेके आइए गाइस। तो चलिए, ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है गाइस, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। सहायक क्षेत्र इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके नीचे वाले दोनों क्षेत्रों में आपकी हेल्प करता है, आपको वहाँ तक ये सहायता देता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, ओरिजिनल चीज़ ही नहीं होगी, तो आप उससे डुप्लीकेट कैसे बना लोगे, नहीं ना। इसलिए इसमें आपका कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, यानी मछली वगैरह का सिस्टम जो काम होता है, मछली पालना वगैरह, और आपका इसमें कैटल्स भी आ जाते हैं गाइस। कैटल मतलब होता है पशुओं से संबंधित जितने भी आपके कार्य है वो भी इसी में ही आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र में। अब आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से लाई गई वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाए, यानी नई वस्तुएं उनसे तैयार की जाए, द्वितीय क्षेत्र
कहलाता है और द्वितीय क्षेत्र को आप औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। फिर आता है आपका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से जो चीज़ें बनाई गई है उनकी गतिविधियों में सहायता करता है और इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाएगा? तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें बैंकिंग सिस्टम आता है गाइज आपका पूरा, परिवहन सिस्टम आता है, सर्विस सेक्टर आ जाता है आपका, जितने भी सर्विसेज हैं मिलिट्री वगैरह से संबंधित, जॉब से संबंधित, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, सारी सर्विसेज इसी के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पर है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के क्या कारण है, यानी ये एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे क्यों निर्भर है, क्यों आश्रित है, किस कारण से है, इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिएगा इस नीचे प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने वो वितरण के लिए नई तकनीकों और परिवहन की ज़रूरत होती है। यानी जब आप मान लो एग्रीकल्चर में हो, वहाँ पर एग्रीकल्चर वाला सिस्टम संभाल रहे हो, प्राथमिक क्षेत्र संभाल रहे हो, तो वहाँ पर आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी और ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए या और ज़्यादा तरक्की करने के लिए वहाँ पर आपको नई तकनीकों का यूज़ करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये है गाइस, जैसा कि पहले खेती जो होती थी वो बैलों के माध्यम से होती थी, बट अब कहीं के माध्यम से होती है। अब नए नए टूल्स आ गए हैं, ट्रैक्टर है का काम करते हैं, मिट्टी को बारीक करने का जो काम करते हैं, और भी बहुत सारे, इतने सारे टूल आ गए हैं अब तो, और आते ही जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो है गाइस। और परिवहन का मतलब होता है कि मान लेते हैं किसान ने मतलब फसल उगाई है, कोई क्रॉप की है, तो उस क्रॉप को वो ऐसे थोड़ा ही ना करेगा कि वहाँ से जाके बोलेगा कि भाई जिसे ज़रूरत हो आ जाओ, ले जाओ मेरे खेत में से आके, नहीं ना, वो उसको अपने किसी भी ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से या अपने किसी और ट्रक के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से वो उसको बाज़ार तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है वो आपका परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। उद्योग में आपको कोई चीज़ बनानी है तो वहाँ उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए, तभी तो आप प्रोसेस करोगे वहाँ पर, या रॉ मटेरियल आपके पास है नहीं, कैसे प्रोसेस कर लोगे। मान लेते हैं आपको कपड़ा की फैक्ट्री है, कपड़े का मिल है, और वहाँ पर आपको कपड़ा तैयार करना है, तो आपके पास कॉटन होगा तभी तो आप कपड़ा तैयार करोगे ना। संबंधित चिप्स वगैरह से संबंधित चीज़ें तैयार करनी है तो आपको एग्रीकल्चर वाली मतलब ऑनियन और पोटैटोज वगैरह चाहिएगे ना, तो ये वाली बातें हैं इसमें। फिर आता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर प्राथमिक, ये बोल रहा है गाइस कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की हेल्प के माध्यम से ही जो तृतीय क्षेत्र होता है आपका, जो जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, उसमें नए रोजगार मिलते हैं आपको। भंडारण है, बैंकिंग सिस्टम है, यातायात सिस्टम है आपका। यातायात का एक एग्जांपल लूँ, मैंने अभी बोला था कि किसान ने कोई क्रॉप उगाई तो वो वहाँ से तो बोलेगा नहीं कि आ जाओ और ख़रीद के ले जाओ मेरे पास से, वो उसको बाज़ार तक पहुँचाने का काम खुद से करेगा। ठीक है, ट्रक के माध्यम से यातायात कर रहा है, अपनी क्रॉप को भेज रहा है ट्रक के माध्यम से या ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से, तो उसे ट्रैक्टर ट्राली को चलाने वाला, उस ट्रक को चलाने वाला, या फिर रेलों से एक देश से दूसरे देश में जब चीज़ें भेजी जाती है, चाहे वो अनाज हो चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, तो उस ट्रेन को चलाने वाला जो हुआ वो आपका गाइस तृतीय क्षेत्र में आता है, वो आपका सेवक या सर्विस वाले क्षेत्र में आता है। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र जो है वो पहले क्षेत्र पर और द्वितीय क्षेत्र पर ही निर्भर रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तीनों क्षेत्रक जो होते हैं वो परस्पर निर्भर होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के माध्यम से, या दो क्षेत्र एक क्षेत्र के माध्यम से, या एक क्षेत्र दो क्षेत्रों के बिना माध्यम के कार्य नहीं कर सकता। भी अनुपस्थिति या कोई एक भी गैर हाजिर रह जाए ना, तो अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो तरक्की कर ही नहीं सकता गाइज। क्लियर हुई गाइज आपको कि कैसे एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है, किस कारण से वो एक दूसरे पर आश्रित है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो चैप्टर है उसी में अलग अलग उसी में ये अलग अलग आपके कीवर्ड्स है, जैसा कि संगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र भी है। तो इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक कांता का एग्जाम्पल है, एक कमल का एग्जाम्पल है। दोनों वीडियो को पॉज करिए और आप पढ़िए। वाला एग्जाम्पल जो है आपका वो संगठित क्षेत्र को दर्शाता है, और कमल वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका असंगठित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। कांता एक कार्यालय में काम करती है, वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है, ऑफिस में, कार्यालय मतलब ऑफिस होता है। वह नियमित रूप से यानी रोज़ाना
के तरीके से हर एक माह के अंत में अपना वेतन पाती है, यानी हर महीने उसे सैलरी मिलती है। वेतन के अलावा वह सरकारी नियमों के तहत मतलब उसे भविष्य निधि भी प्राप्त होती है, यानी कुछ और पैसे भी उसे एक्स्ट्रा में मिलते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको मतलब सैलरी से अलावा भी कुछ ऐड करके पैसे दिए जाते हैं। और कांता को चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, यानी रविवार की उसकी छुट्टी रहती है, इतवार की, और इस दिन सवेतन अवकाश रहता है, यानी इस दिन की छुट्टी तो रहती है, मतलब छुट्टी के भी, बट उसके पैसे काउंट होते हैं, वो भी उसे मिलते हैं। उसने जब नौकरी शुरू की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, यानी कॉल लेटर आया था। नियुक्ति पत्र मतलब जिसमें नौकरी संबंधी निबंध और शर्तों का भी उल्लेख किया गया था कि आपकी ये आपकी जॉब है और इससे संबंधित तो कुछ नियम हैं आपको, और कुछ शर्तें रखी गई है जो आपको फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें। दूसरे एग्जांपल में अगर देखें तो कमल है। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। रोज़ाना की मजदूरी करता है इसकी दुकान में आके, और सुबह 7:30 बजे से दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक दुकान पर कार्य करता है। मतलब इसका एक्स्ट्रा और कितना ज़्यादा टाइम है कांता के मुकाबले, है ना। उसे अपने मजदूरी के अलावा और कोई भी भत्ता नहीं मिलता, जबकि कांता को मिलता था। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती, जबकि कांता जिस दिन छुट्टी पे रहती थी उसे वह फिर भी मजदूरी मिलती है, ठीक है। और उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता, ना इसे कोई छुट्टी मिलती कि भाई तू छुट्टी कर ले, ऐसा नहीं, और ना फिर छुट्टी के साथ में इसे कोई वेतन मिलता है ना। इसने दुकान पे अपनी सर्विस ज्वाइन की थी कमल ने, तो इसे कोई अनौपचारिक पत्र भी नहीं मिला था, जैसे कांता को मिला था ना, ऐसे इसको नहीं मिला। जिसकी दुकान पर ये कमल रह रहा है, ये जो नियोक्ता है ये इसको, कमल को, किसी भी टाइम अपनी दुकान से हटने के लिए भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि कांता की तरह ये गवर्नमेंट सर्विस पे चला गया है और इसको कोई हटा नहीं सकता, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्या डिनोट करते हैं, ये आपके संगठित और असंगठित क्षेत्रकों को बताते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल आपका कांता वाला, और असंगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल आपका कमल वाली। गाइज ये जो नीचे वाली स्लाइड है इसको आप खुद से पढ़ना, ठीक है। इसमें और अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे कि संगठित और असंगठित क्या होता है। अब आता है भारत में तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, उसके कुछ कारण बता दिए गए हैं। एक चीज़ ये भी है गाइज यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत में तृतीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण क्यों है, उसके कुछ कारण बताइए, तो आप इन कारणों को भी अपनी हेडिंग्स में मतलब डाल सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें देखा गया है कि तीर्थीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने का ये कारण है कि ये लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसा कि अस्पताल की सुविधा देता है, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ की। फिर सेकंड पॉइंट है आपका कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां भी आपके तीर्थीय क्षेत्र में आती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आता है कि लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों के द्वारा ज़्यादा सेवाओं की आवश्यकता या मांग भी तीर्थीय क्षेत्र में ही अब आता है। फिर है कि सूचना और संचार पर जो आधारित नई सेवाएं हैं वो आवश्यक हो गई है, इसलिए तीर्थीय क्षेत्र आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है तीर्थीय क्षेत्र। तो ये कुछ कारण हुए जिनको आप अगर क्वेश्चन बनता है तो लिख सकते हैं। ये जो कुछ कीवर्ड्स बनते हैं हमारे, जैसा कि आर्थिक गतिविधि आता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं आपके, है ना। इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स आते हैं तो उनको भी क्लियर कर ले, जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, यानी ऐसे काम कुछ जिनको करने पर हमें अपना जीवन बिताने के लिए कुछ आय हो हमारी, कुछ इनकम हो हमारी, कुछ हमें पैसे मिल सके, वही आपका आर्थिक गतिविधि कहलाता है। यहाँ पर मैंने इनको फैक्ट के आधार पर नोट कर लिया है गाइस, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो अगर आप चाहें कि याद करें या नोट्स बनाएं तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना याद कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि संगठित क्षेत्रक मैंने ऊपर बताया था, वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था मैंने आपको कांता और कमल के, बट यहाँ पर मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ। संगठित क्षेत्रक क्या होता है, असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। तो संगठित क्षेत्रक गाइस वो होता है कि संगठित क्षेत्रक जो सेक्टर होता है उसमें काम एक सिस्टम से चलता है और नियमों की सीमा रेखा के अंतर्गत होता है। जैसा कि हमने देखा था कि कांता को मतलब कुछ नियम या शर्तें बता दी गई हैं कि जॉब में ये शर्तें या नियम आप पर लागू होते हैं, ये आपको करना है ना। असंगठित जो क्षेत्रक होता है उसमें कोई सिस्टम नहीं होता गाइज,
और वहाँ पर ज़्यादातर नियमों का उल्लंघन ही होता है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, अब आता है संगठित क्षेत्र में, आता है कि इस सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार के नियमों के अनुसार होता है और असंगठित सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार के द्वारा तय पारिश्रमिक से कम होता है। यानी सरकार ज़्यादा मेहनत का जो बदला देती है, पारिश्रमिक का मतलब होता है मेहनत का जो बदला मिलता है या काम करने के बदले जो सैलरी दी जाती है, वो संगठित क्षेत्र में तो सरकार के नियमों के अनुसार ज़्यादा होता है, बट असंगठित क्षेत्र में वो सरकार तय नहीं करती और वो सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कम भी होता है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को नियम के हिसाब से सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती। संगठित क्षेत्र में नौकरी जो है वो सामान्यतः सुरक्षित हो जाती है, यानी नौकरी पे चला जाओ आदमी एक बार, फिर तो चाहे काम करे या ना करे चलता है और होता है ऐसा। और असंगठित क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, भाई डेली काम करना पड़ेगा तो पैसा मिलेगा वरना नहीं। कीवर्ड्स तो गाइस मैंने आपको देखो स्लाइड से क्लियर कर दिए हैं, बट कुछ कीवर्ड्स में जो है आपको क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर करूंगी, क्योंकि अगर मैं उनको भी पहले समझा देती हूँ फिर आपको क्वेश्चन लेके आती हूँ तो ऐसे ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। सो इसीलिए गाइज यहाँ पर इसमें कुछ आपका बेरोज़गारी भी कई टाइप की होती है, जैसा कि खुली बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी उनमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे आता है। तो ये क्या होती है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर यानी फ़िलहाल की मजदूरी पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। लेकिन प्रच्छन्न बेरोज़गारी में क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जितने व्यक्ति चाहें उसके अधिक व्यक्ति ही काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसी में ये आता है कि खुली बेरोज़गारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोज़गारी जो होती है आपकी वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि खुली बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी में क्या डिफरेंस है तो आप ये स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अब आता है कि नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको सुमेलित करना है, जैसे कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, कुछ संभावित उपाय दे दिए गए हैं कि कौन सी समस्या का क्या उपाय हो सकता है। जैसा कि असिंचित भूमि है आपका, तो उसका क्या उपाय हो सकता है, फसलों का कम मूल्य है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। इधर तरफ आपकी समस्याएं हैं और उधर उनके उपाय दे दिए गए हैं, आपको मैच करना है। और यहाँ पर अब ये आपका गाइज उत्तर आ जाता है, ये आपका मैच किया हुआ आंसर है, तो आप यहाँ से इसे याद कर लोगे। ठीक है, कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनमें हम सबसे पहली समस्या असिंचित भूमि लेते हैं, यानी असिंचित भूमि है, कहीं पे सिंचाई वगैरह सिस्टम नहीं है कहीं पे, तो क्या उसका उपाय हो सकता है सरकार के द्वारा नहरों का निर्माण कर दिया जाए तो असिंचित भूमि आपकी सिंचित बन जाएगी, यानी वहाँ पे भूमि को सिंचाई मिलने लगेगी। ठीक है, क्रॉप को पानी वगैरह मिलने लगेगा। फिर ऐसे ही दूसरी समस्या आती है आपको कि फसलों का मूल्य जो है वो किसानों को कम मिल रहा है, जैसा कि किसान अभी प्रेजेंट में बहुत सारे धरने प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं, बेचारे कई सालों से लगातार कर रहे हैं, तो वो इसी चीज़ को लेके कर रहे हैं कि फसलों का उन्हें कम मूल्य मिल रहा है। तो इसका उपाय क्या होता है कि सरकार किसानों से फसल को खरीदे, उनकी क्रॉप को खरीदे और उन्हें उनके अच्छे दाम दे, ये इसका उपाय हो सकता है। भार यानी किसानों पर जैसा कि मान लेते हैं कर्जा बढ़ जाता है ज़्यादा, या जो कंपनी वगैरह चलाते हैं जो लोग, जैसा कि विजय माल्या वगैरह थे, वो पैसा लेकर के भाग गए थे, तो क्या होता है कि वो कोई कंपनी वगैरह चलाते हैं बड़ी, तो उनमें उनका बैंकों से वो पैसा उधार लेके चलाते हैं, तो फिर उन पर इतना कर्ज भार हो जाता है। तो क्या उसका उपाय हो सकता है कि कम ब्याज पर बैंकों के द्वारा उन्हें कम ब्याज दे के उनको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, उसमें कृषि आधारित मिलों की स्थापना हो जाएगी, यानी जितनी भी फसलें होती हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो वहाँ उनसे संबंधित आप मिल बना दो और वहाँ पे लोगों को फिर रोज़गार मिल जाएगा। लगता है कि कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था यानी मजबूरी हो गई है, तो इसका उपाय सहकारी विपणन समिति कर सकती है। अभी हमने गाइस ऊपर खुली बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी देखी थी, बट अब हमारा क्वेश्चन जो आया है अब प्रच्छन्न बेरोज़गारी ही को लेकर के आया है, यानी प्रच्छन्न बेरोज़गारी होता क्या है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देकर आपको बताना है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी अर्थात जिसको हम छुपी हुई बेरोज़गारी भी बोलते हैं, यह वह स्थिति होती है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यानी किसान का बेटा है,
जिसको क्रॉप वगैरह करना भी आता है। दूसरी तरफ उसने डॉक्टरी का कोर्स कर लिया है तो वो डॉक्टर भी बन गया है। वो डॉक्टरी भी कर सकता है और साथ साथ में वो अपना एग्रीकल्चर सिस्टम को भी देख सकता है गाइज। उसके पास कोई टाइम या कोई कंडीशंस ऐसी आ गई जिसके पास उसके पास हॉस्पिटल तो है, सारी सुविधाएं भी है, बट उसके पास मरीज नहीं है, या मरीज तो आ रहे हैं उसके पास बट उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं कि वो अपना हॉस्पिटल खोल सके या अपने पास हर वो चीज़ अवेलेबल करा सके जो जिसको मरीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों काम में से, इन दोनों कामों में से अगर एक भी अड़चन उसके पास है और वो इन अड़चनों के कारण अपनी खेती में ही लगा हुआ है, अपने डॉक्टरी को जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, छन्न बेरोज़गारी में आ जाती है। यानी जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, कैपेबिलिटी उसके अंतर्गत इतनी ज़्यादा है कि वो उन सब का यूज़ नहीं कर पा रहा हो, तो वो आपकी प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। क्योंकि इसमें बोला भी गया है कि ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता। इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता बल्कि किसी खास काम को करने की मजबूरी बन जाती है। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलता है कि जिस खेत पर काम करने के लिए एक दो लोग काफ़ी होते हैं, उसी खेत पर कई लोग काम करते रहते हैं। इसलिए अगर हम कुछ लोगों को दूसरे कामों में भी लगा दें तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यानी एक ही छोटा सा खेत है और उसमें लग रहे हैं आपके 5 आदमी, जहाँ पर 2 आदमी काम कर सकते हैं वहाँ पर 5 आदमी काम कर रहे हैं, जबकि अगर हम उनमें से 3 आदमियों को हटाकर अगर दूसरी साइड में लगाए तो वहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा, और उस हमारी कृषि भी प्रभावित नहीं होगी क्योंकि उसमें 2 ही आदमियों का काम है और वो 2 आदमी उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस जो है वो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। फिर आता है आपका आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जा सकती है, यानी कैसे बांटी जा सकती है आर्थिक गतिविधियों को। तो गाइस आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कई मापदंडों के आधार पर बांटी जा सकती है। वर्गीकरण का मतलब होता है उसके टाइप कर देना, उसको बांट देना। मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार के क्षेत्र में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है, जिनमें हमने पढ़ लिया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आता है, एक संगठित और असंगठित क्षेत्र आता है, और तीसरा आपका सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, दूसरा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो हमने पढ़ भी लिया है, और तीसरा है आपका सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में। अब हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तो पढ़ लिया है, संगठित और असंगठित भी जान लिया है, लेकिन सार्वजनिक और निजी नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ गाइज आपको कि सार्वजनिक जो होता है जिसमें ज़्यादातर पब्लिक का हाथ होता है, गवर्नमेंट का हाथ होता है, या कोई चीज़ पब्लिक की होती है जिसको पब्लिक रेगुलेट करती है, किसी चीज़ को चलाती है, किसी संस्था को, या गवर्नमेंट चलाती है, जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा रोल होता है तो आपका सार्वजनिक कहलाता है। बट जो गिने चुने एक आदमी के हाथ में या 2 आदमियों के हाथ में हो जो चीज़ जिसमें पब्लिक का ज़्यादा रोल नहीं हो, वो आपका वो निजी कहलाता है। इन क्षेत्रकों में हम आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है और कुछ सेवाओं का सर्जन करती है। जैसा कि हमने देखा था कि तृतीय क्षेत्र जो आता है उसमें सारी सेवाएं आती हैं, और प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में आपकी गतिविधियां आती है। फिर एक और क्वेश्चन आता है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है इसमें से। क्वेश्चन है आपका नरेगा या फिर मनरेगा भी बोल सकते हैं, नरेगा 2005 या मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है आपको। गाइस ये एक स्कीम थी जिसको गवर्नमेंट ने 2005 में लेके आई थी। तो क्या है ये, इसके उद्देश्य क्या रखे गए थे, वो है कि केंद्र सरकार ने 2005 में भारत के 200 ज़िलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया था। यानी सभी को काम मिलना चाहिए, सभी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उन्हें काम मिले। इस अधिनियम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस अधिनियम के अंतर्गत 600 जिले आते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए थे इस योजना के, कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को अपने कम से कम एक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करना। यानी ये जो स्कीम है इसके तहत
हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सेकंड है रोजगार न्यूनतम मजदूरी पर प्राप्त होगा, यानी कम ही मजदूरी दी जाएगी। और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा तो फिर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बदले में उन कार्यों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी ऐसे कामों को प्रमोट किया जाएगा। इस रोजगार जो स्कीम ये रोजगार जो स्कीम लाई गई थी गाइज, इसमें ऐसे कार्यों को वरीयता यानी इम्पोर्टेंस दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी आने वाले टाइम में भी हम भूमि से ज़्यादा प्रोड्यूस करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करा सके चीज़ें। तो ये लक्ष्य या ये एम इस स्कीम में रखा गया था। तो गाइज़ यही था आज के हमारे लेक्चर में। यहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है गाइज़ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इसमें जितने भी पॉइंट थे, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, संगठित और असंगठित क्षेत्रक थे, एंड प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, जितने भी मैंने कीवर्ड्स आपको कराए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसा बनने वाला है। एंड सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराई है गाइज़। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इससे कुछ सीखने को मिले गाइज़ आपको, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे कमेंट करो एंड हमारे और अपने इस चैनल को प्रमोट कीजिए गाइज़। मुझे ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आपको होमवर्क देना है मुझे, तो ये आपका होमवर्क है गाइज़। इसे ज़रूर करना होमवर्क को, और फिर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इस होमवर्क में क्या करना है गाइज़ आपको, जैसा कि ये है कि निम्नलिखित व्यवसाय को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में आपको विभाजित करना है। जैसा कि यहाँ पर आता है ये कि दर्जी है तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, या द्वितीयक में, या तृतीयक में। पुजारी कौन से में आ जाएगा, मधुमक्खी पालन कौन से में आ जाएगा, कॉल सेंटर का कर्मचारी कौन से में आएगा, माली, है ना। ऐसे ही मछुआरा, दूध विक्रेता, फूल की खेती करने वाला, ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको व्यवसाय दिए हैं, इन सभी को आपको लगाना है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, कौन सा द्वितीय क्षेत्र में, और कौन सा तृतीय क्षेत्र में। गाइस प्लीज़ इस होमवर्क को आपको करना है और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देना है। तो प्लीज़ गाइस बने रहिए हमारे साथ, और बहुत मेहनत के साथ, सच्ची ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी करते रहिए। अच्छा करिए एग्ज़ाम में। अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।